ओ मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा हर सपना जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। मिशन दिसंबर नेट जेआरएफ को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग पहले पार्ट का आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कक्षा प्रशासन पर आधारित अर्थात शासन व्यवस्था के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार होता है वह आपका होता है एक तंत्र, प्रजातंत्र और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें हम लोग बात करें यदि एक तंत्र, तो एक तंत्र को निरंकुश शिक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुश शिक्षण भी कहा जाता है। एक तंत्र को निरंकुश शिक्षण भी कहा जाता है। निरंकुश शिक्षण में क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि निरंकुश शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है। मतलब जो पढ़ाने वाला है केवल एक अध्यापक के अधीन होता है। वहां पर बच्चे न तो प्रश्न पूछ सकते हैं न सवाल मतलब प्रश्न तो सवाल ही होता है, किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं होता है। इसमें अध्यापक जो चाहेगा वो करेगा। बच्चे उसमें अगर देखा जाए तो शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। यही बात करें दूसरा जो हमारा प्रजातंत्र है, इसको लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। अगर इस व्यवस्था की बात करें लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली में, तो यदि हम इस व्यवस्था के बारे में बात करें तो इस व्यवस्था में क्या होता है, देखिए प्रजातंत्र वाले में इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का जो संचालन होता है वह जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। जो कि व्यवहारिक न होने के कारण क्या होता है, संभव नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक निष्क्रिय और विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। इसमें जो भी कार्य होता है वह बच्चों के द्वारा होता है। बच्चे जैसे चाहेंगे वैसे पढ़ेंगे, जो चाहेंगे वो पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगर हम लोग बात करें हस्तक्षेप रहित शिक्षण के बारे में, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के बारे में यदि बात करें तो यह ऐसी शासन व्यवस्था है, कहने का मतलब इसमें देखिए विद्यार्थी किसी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है। विद्यार्थी जैसे चाहेगा वैसे अध्ययन करेगा। अर्थात अगर हस्तक्षेप रहित शिक्षण शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। इसमें जैसे विद्यार्थी चाहे वैसे पढ़ सकता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद का जो टॉपिक है वह अब हम लोग देखिए, जैसा कि मैंने आपको समझाया एकदम सेम चीज वही चीज है, लेकिन इसको हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। देखिए एक तंत्र निरंकुश शिक्षण जिसको बोलते हैं, सख्त नियम और सजा। इसमें सख्त नियम भी होता है और सजा भी होता है। व्यवस्था बनाए रखने में कारगर होता है, कहने का मतलब व्यवस्था इससे ठीक ठाक चलती है। इसमें छात्र निराश या नाराज महसूस करने लगते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों को नियम और अपेक्षाएं समझानी होंगी। शिक्षक को क्या करना होता है, छात्रों को नियम और अपेक्षाएं क्या होती हैं, समझानी होती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आ जाते हैं प्रजातंत्र वाले में। जैसा कि मैंने आपको इसको समझा दिया है, केवल आप यहां से देख करके इसको लिख सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूं। हाँ ठीक है, आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए प्रजातंत्र, कक्षा के निर्णयों में छात्रों की भागीदारी होती है। कक्षा किस प्रकार से चलेगा उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें
छात्रों की भागीदारी होती है। प्रत्येक छात्र के साथ संबंध बनाएं। और इसमें देखिए जो शिक्षक होता है मतलब वह विद्यार्थियों के साथ अपना संबंध भी बढ़ाता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना होता है। उसके बाद लक्ष्य सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाना, ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। देखिए अगर हस्तक्षेप रहित शिक्षण के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए हस्तक्षेप रहित शिक्षण, इसमें क्या होता है, देखिए 1 मिनट मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं और यहां से पेन ले लेता हूं। देखिए व्यवहारिक दृष्टिकोण और छात्रों को स्वयं प्रशासन करने की अनुमति देता है। यह हस्तक्षेप रहित शिक्षण देखिए अच्छे व्यवहार वाली कक्षा में लागू होने पर सफल, लेकिन विघटनकारी छात्र होने पर अराजकता पैदा हो सकती है। देखिए अगर बच्चे अच्छे रहेंगे तो पढ़ाई अच्छा होगी, लेकिन अगर बच्चे न पढ़ने वाले होंगे तो यहाँ पर यह घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में कक्षा व्यवहार के प्रबंधन में प्रभावी नहीं है। देखिए कुछ परिस्थितियों में कक्षा व्यवहार के प्रबंधन में यह प्रभावी विधि नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कक्षा प्रबंधन पर आधारित, कक्षा प्रबंधन क्या पर आधारित अगर हम लोग देखें तो इसमें वर्णनात्मक है, निदानात्मक है और उपचारात्मक है। तो आगे हम लोग इनके बारे में देखते हैं। देखिए वर्णनात्मक, देखिए वर्णनात्मक शिक्षण में क्या होता है कि कार्यक्रमों की योजना बनाना, किस प्रकार से अध्यापक को कक्षा में पढ़ाना है, तैयारी करना, पढ़ाना, शिक्षक द्वारा विषय को समझाना पड़ता है। आलोचनात्मक चिंतन और पूछताछ होती रहती है। वर्णनात्मक वाले में क्या होता है, इसमें चिंतन और सारी चीजें होती रहती हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है वर्णनात्मक में क्या होता है, शिक्षक द्वारा विषय को समझाना पड़ता है। और आलोचनात्मक मतलब जो भी आलोचना करनी होती है, जो भी चिंतन करना रहता है, पूछताछ बच्चे अपने अध्यापक से करते हैं। इसके बाद देखिए निदानात्मक, यह बहुत प्रभावशाली शिक्षण है। निदानात्मक जो होता है इसमें देखिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है, प्रयोगात्मक चीजों से, प्रयोगात्मक उपकरणों से समझाना होता है। देखिए शिक्षकों को छात्रों को साक्षरता विकास की निगरानी करने, साक्षरता की अवधारणाओं, कौशल और रणनीतियों का ज्ञान और छात्रों के सीखने में सहायक करने के तरीके की पहचान करने में सक्षम बनाता है। इसमें क्या होता है, निदानात्मक विधि में शिक्षक को प्रयोगात्मक विधि से समझाना होता है, कुछ उपकरण दिखाने होते हैं। जैसे कि आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रयोगशाला में क्या किए होंगे, प्रयोगशाला में उसका प्रयोग किए होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें निदानात्मक में क्या होता है कि शिक्षक को प्रयोगों के माध्यम से समझाना होता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं क्रियात्मक वाले में। क्रियात्मक वाले में देख लेते हैं हम लोग। निदानात्मक हो गया। उपचारात्मक, देखिए उपचारात्मक में क्या होता है, उन छात्रों की मदद करना जो किसी विषय या कौशल से जुड़ रहे हैं, ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। देखिए उपचारात्मक विधि में क्या होता है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं कोई टॉपिक समझ में आता है, और जब टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उनको अलग से समय दे करके उनको बारीकी से समझाया जाए, जिससे कि ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। वह जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए अलग से टाइम दे करके उनका शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। उनको क्या चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उपचारात्मक ये हो गया आपका, उनका उपचार करना अनिवार्य होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित। देखिए इसमें सबसे पहले प्रस्तुति, प्रदर्शन, क्रियात्मक। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया शिक्षा
जो होता है प्रक्रिया पर आधारित, अगर इसके प्रकार देखिए, शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित तो प्रस्तुति, प्रदर्शन और क्रियात्मक। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो देखिए प्रस्तुति में क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए प्रस्तुति, शिक्षक विद्यार्थी बातचीत की अनुमति देते हुए मौखिक, ऑडियो और दृश्य चैनलों के माध्यम से सामग्री वितरित करता है। किसी भी प्रकार से प्रस्तुति में क्या करता है, शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों से बातचीत करके अनुमति देते हुए मौखिक, ऑडियो और दृश्य चैनलों के माध्यम से सामग्री वितरित करता है, उनको कुछ न कुछ देता है जिससे कि वह आसानी से किसी भी टॉपिक को समझ सकें। इसके बाद प्रदर्शन में देखिए चरण दर चरण प्रक्रिया में कुछ बनाना या करना सीखने की प्रक्रिया है। प्रदर्शन में क्या होता है, इसमें कुछ चरण विचरण बनाना, कुछ सीखने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि जैसे दृश्यों की सहायता से किसी विचार को संप्रेषण करने के लिए उपयोगी किया जा सकता है। तो यह था आपका प्रदर्शन वाला। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए क्रियात्मक, सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में छात्र को सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करने की अनुमति देता है। सीखने का मतलब सीखने को गहरा करता है, छात्र का जुड़ाव बढ़ता है। ये सारी चीजें क्रियात्मक विधि वाला बहुत अच्छा होता है। जैसे कि क्रियात्मक विधि द्वारा अगर किसी चीज को हम लोग सीखते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्रियात्मक में। यदि हम जिन बच्चों को मतलब अलग, जिन बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो उनको करके दिखाया जा सकता है एक्शन के माध्यम से, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए प्रकृति पर आधारित, प्रकृति पर आधारित जो शिक्षण के प्रकार होते हैं वह होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। आगे हम लोग देखते हैं इनके प्रकारों में। देखिए औपचारिक शिक्षण, देखिए औपचारिक शिक्षण के बारे में बात करें तो इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबंध नियम। औपचारिक शिक्षण की संपूर्ण व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। जैसे कि इसमें देखिए औपचारिक शिक्षण में सारी चीजें पहले से निश्चित होती हैं। अगर औपचारिक शिक्षण में हम लोग देखें तो क्लास 10th 12th ये सब सारी औपचारिक शिक्षण होती है। देखिए पहला एक ही विद्यालय में पढ़ाना है, एक ही घंटी में पढ़ाना है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है और उस सब्जेक्ट में क्या चीज पढ़ाना है वो भी सारी चीजें सब कुछ निश्चित होती हैं। तो अगर कह सकते हैं स्कूलिंग लाइफ जो शिक्षण होता है वह औपचारिक शिक्षण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षण। देखिए सहज प्रक्रिया शिक्षार्थी की भागीदारी से उत्पन्न होता है। देखिए औपचारिक शिक्षण इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है। मतलब औपचारिक शिक्षण की क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें, एडल्ट एजुकेशन, जैसे कि हम लोग बीए एमए, जैसे कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं, एमए में पढ़े हैं, तो वह उसमें आप हर एक प्रकार की मतलब बाध्यताओं से मुक्त होती हैं। आप जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ नियम उसमें भी बना दिए जाते हैं। औपचारिक हो गया, उसके बाद अनौपचारिक हो गया, उसके बाद गैर औपचारिक हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।